किससे कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। दोपहर के करीब 2 बजे थे। शांति जी अपनी छत पर खड़ी होकर बालकनी से बाहर के नज़ारों का आनंद उठा रही थीं। दरअसल कुछ देर पहले काफ़ी ज़ोरदार बारिश थी और उस बारिश के बाद प्रकृति का नज़ारा वास्तव में देखने लायक था। बारिश के कारण पेड़ पौधों पर लगी धूल बारिश के पानी में धुलकर साफ हो चुकी थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मानो जैसे नई दुल्हन अभी श्रृंगार करके बाहर निकली हो। पेड़ पौधों का भी यही हाल था, मानो वह खुशी से झूम रहे हों, गा रहे हों। उस हरियाली का वर्णन और उसको देखने पर जो मन को शांति मिल रही थी वह कहते नहीं बनती। शांति जी बालकनी की खिड़की से यह सब नज़ारा देख ही रही थीं कि उनकी नज़र एक औरत पर पड़ी, जिसकी गोदी में एक नन्हा सा बालक था, जिसको वह औरत अपने कलेजे से लगाए सारे प्रयत्न कर रही थी कि कैसे भी बच्चा बारिश के पानी में भीगने ना पाए। उसने अपने एक हाथ में छाता पकड़े हुए था और एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए थी। छाते के किनारों से बहते हुए पानी से लगभग उसकी पूरी पीठ भीग चुकी थी, लेकिन उसने बच्चे पर एक छींट भी ना आने दी। माँ का बच्चे के प्रति यह प्यार देखते देखते वह अपने अतीत की यादों में इस कदर खो चुकी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रामलाल जी उन्हें कब से आवाज़ लगा रहे हैं। दरअसल छोटी सी उम्र में शांति जी की शादी कर दी गई। शांति जी के पति रामलाल बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, परंतु वे बहुत मेहनती और स्वभाव के बहुत अच्छे थे, अच्छे इंसान थे। इसलिए शांति जी शादी के 5 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ। दोनों बेटे के जन्म पर बहुत खुश हुए। उन्होंने सारे गांव में मिठाइयाँ बांटीं और अपने बेटे के नाम बड़े चाव से समीर रखा। समीर के जन्म के ठीक 5 साल बाद उनके घर में एक और बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुशांत रखा। समीर अपने नाम की तरह बचपन से ही बहुत चंचल और लापरवाह स्वभाव का था, जबकि सुशांत उसके बिल्कुल विपरीत बहुत समझदार था। कैसे समय ऐसे ही बीत गया और उनके छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े हो गए। शांति जी यह सब सोच ही रही थीं। रामलाल जी ने आकर उनके कंधे पर हाथ रख तो वह इस अतीत की यादों से बाहर आई। शांति, आखिर कब तक उन यादों को याद करोगी? चलो, आज तो चाय पीने की हुड़क लगी है। ज़रा एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा होता, रामलाल जी ने कहा। शांति जी बोली, अच्छा आपको चाय पीनी है? रुको, मैं बहू से कहकर देखती हूँ, अगर एक कप चाय मिल जाए तो। चाय पीने का तो मेरा भी बहुत मन हो रहा है। अच्छा तो 2 कप ही बनवा लेना, रामलाल जी बोले। जी आप जानते तो हैं, 1 कप ही मिल जाए वो बहुत है, फिर मैं उसी में से आधी आधी दोनों पी लेंगे। यह भी ठीक है, रामलाल जी ने कहा। अब शांति जी धीरे से रसोई में गईं तो देखा बहू वहाँ नहीं थी। नौकरानी चंपा रसोई में काम कर रही थी। शांति जी ने सोचा, चलो आज तो चाय मिल ही जाएगी। उन्होंने नौकरानी से कहा कि चंपा ज़रा 2 कप चाय तो बना दे, तेरे बाबूजी का चाय पीने का मन हो रहा है। पता नहीं कितना समय हुआ हमें साथ चाय पिए। चंपा बोली, देखो माँ जी, मेम साहब अभी आराम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे सख्त मना किया है कि बिना उनके पीछे रसोई में कोई कुछ नहीं बनाएगा। जब मेम साहब जाग जाएंगी तब उनसे पूछकर मैं आपके लिए चाय बना दूंगी। बेचारी शांति जी क्या करती, मन मारकर चली गईं। दरअसल शांति जी के बड़े बेटे की शादी के बाद उनका यही हाल हो गया था। 2 वक्त की रोटी भी बस मुश्किल से जैसे तैसे मिल पाती।
ऊपर से बेटे को कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि समीर बचपन से ऐसा ही लापरवाह था, पर माँ बाप के प्रति बुढ़ापे में उसका यह व्यवहार ठीक नहीं था। दोनों बुजुर्ग क्या करते? घर में कलेश ना हो, सब सहते रहते। सुशांत के शहर जाने के बाद से तो हद ही हो गई। रामलाल जी ने अपने जीवन भर की कमाई से जो 2 कमरे पक्के बनाए थे, बहू ने सारे घर पर कब्जा कर लिया था और उनके लिए छोड़ दिया था पीछे की तरफ एक कच्चा कमरा, जिसमें रामलाल जी ने कभी अपने समय में भैंस और गाय रखी हुई थी, जिनका दूध बेचकर ही वह अपने घर का गुजारा किया करते थे। चूँकि रामलाल जी बहुत मेहनती थे, वे दिन रात मेहनत करते और शांति जी भी बहुत गुणी थी। उन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया। वे घर के साथ कपड़ों की सिलाई का काम भी जानती थीं, तो करती थीं और दिन में अपने बच्चों की देखभाल करती थी। उन्होंने अपनी पूरी जवानी बच्चों की ज़िंदगी बनाने में लगा दी, क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे तब उन्हें आराम मिलेगा। दोनों पति पत्नी ने सारी ज़िंदगी मेहनत करके बच्चों को इस काबिल बनाया कि समीर आज अच्छी कंपनी में नौकरी करने के काबिल बन पाया। पर समीर को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या किया है या नहीं किया, जबकि सुशांत उसके बिल्कुल विपरीत था। उसने बचपन से अपने माँ बाप को अपने लिए संघर्ष करते देखा था। वह अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता था। बारिश का मौसम होने के कारण कच्चे कमरे के बाहर बरामदे में बहुत काई जमी हुई थी। शांति जी चाय के लिए मना हो जाने के कारण यही सब सोचते जा रही थी कि उनका पैर फिसल गया और वह गिर गईं। चीख सुनकर रामलाल जी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि शांति जी गिरी हुई हैं। जैसे तैसे उन्होंने शांति जी को बरामदे से कमरे तक पहुंचाया, पर इतना होने पर भी ना बेटे ना बहू ने झांक कर भी न देखा कि क्या हो रहा है। खैर, रामलाल जी शांति जी को खाट पर लेटाते हुए खुद को कोसने लगे। मुझे ही ज़्यादा चाय की हुड़क लगी थी। ना मैं चाय की कहता, ना तुम्हें चोट लगती। रामलाल जी ने शांति जी से कहा, मैं समीर को बुला लेता हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। चोट की दवाई दे देगा डॉक्टर तो दर्द नहीं होगा। शांति जी बोली, नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी, ठीक हो जाऊंगी। खैर, जैसे तैसे शाम कटी तो शांति जी का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और वह दर्द के कारण बहुत चिल्ला रही थीं। रामलाल जी से उनकी यह पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। वह अपने कच्चे कमरे से होते हुए बेटे के पास पहुँचे। बेटा समीर, तेरी माँ को चोट लगी है, जरा उसको डॉक्टर के पास तो ले चल बेटा। समीर कुछ कहता उससे पहले बहू बोली, हमारे पास फालतू खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, समझे तुम? और उस बुढ़िया को क्या ज़रूरत थी इधर उधर इठलाने की? बुढ़ापे में भी चैन से नहीं बैठ सकती क्या? हो जाएगी ठीक, मरी नहीं जा रही। रामलाल जी बहू की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चले आए। उधर शांति जी के पैर में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रामलाल जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह सोच ही रही थी कि अब क्या करें। तब बेचारे अपने पड़ोसी सुंदरलाल जी के यहाँ पहुँचे। सुंदरलाल जी की पत्नी ने गेट खोला। नमस्ते भाभी जी, घर पर भाई साहब हैं क्या? हाँ हैं तो सही, खाना खा रहे हैं, सुंदरलाल जी की पत्नी बोली। अच्छा, और राहुल घर पर नहीं है क्या? रामलाल जी ने कहा। क्या बात है भाई साहब, कभी राहुल की कभी इनको पूछ रहे हो, सब ठीक तो है? सबसे पहले अंदर आइए, सुंदरलाल जी की पत्नी ने कहा। रामलाल जी अंदर आए तो बोले, भाभी जी दरअसल काम तो राहुल से ही था। दरअसल समीर की माँ आज गिर गई है और उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। बेटे से कहा तो उसने कह दिया कि उसके पास टाइम नहीं है। अगर राहुल होता तो अस्पताल तक ले जाता। सुंदरलाल जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, हम दोनों भाभी जी को अस्पताल ले चलेंगे।
आप परेशान ना हो। सुंदरलाल जी खाना छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रामलाल जी के घर पहुंचे तो देखा शांति जी दर्द के मारे कराह रही हैं। तीनों ने उनको उठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उनके पैर का एक्सरे कराया तो पता चला कि उनके पैर की हड्डी 2 जगह से टूट गई है। उनके पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम बुढ़ापे में शरीर में कैल्शियम कम बनता है तो हड्डी जल्दी जुड़ नहीं पाती। बेचारे रामलाल जी के पास तो शांति जी की दवाई के पैसे भी नहीं थे। ऑपरेशन की बात सुनकर तो वह और घबरा गए। सुंदरलाल जी और उनकी पत्नी ने भी उनकी हिम्मत बांधी और दवाई का खर्चा भी सुंदरलाल जी ने ही दिया। रामलाल जी ने रोते हुए कहा, भाई साहब, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी। जब अपनी औलाद जिसके लिए हमने सब कुछ किया उसने साथ ना दिया, तब अपने अपनों से बढ़कर आपने मेरा साथ दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। तब सुंदरलाल जी ने कहा, कर दिया ना आपने मुझे पराया। अरे भाई साहब, भाभी जी मेरी भी तो कुछ लगती हैं और हम पड़ोसी होकर अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा बताओ। चलो अब आंसू पोंछो, भाभी जी ठीक हो जाएंगी। शांति जी को घर लाने के बाद सुंदरलाल जी और उनकी पत्नी दोनों पूरी रात रामलाल जी के साथ रहे। सुबह हुई तो सुंदरलाल जी ने कहा, अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। कोई भी ज़रूरत हो तो बताइएगा। दोपहर हुई तो आनंद, समीर का छोटा बेटा जिसकी उम्र 7-8 साल रही होगी, भागता हुआ आया और अपने दादाजी से बोला, दादाजी, दादी को चोट लगी है क्या? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मैंने दादी की आवाज़ सुनी थी पर माँ ने मुझे यहाँ आने ही नहीं दिया। दादी कहाँ हैं दादाजी? मुझे उनसे बात करनी है। रामलाल जी पोते को अंदर ले गए। शांति जी आराम कर रही थीं कि आनंद ने अपने छोटे छोटे कोमल से हाथों से शांति जी का माथा सहलाया तो उसके स्पर्श से शांति जी की आंख खुली। उन्होंने आंख खोली तो देखा आनंद अपनी दादी को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हो रहा था। उसकी नन्ही नन्ही आंखों से आंसू छलक गए। वह बोला, दादी, आपको बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है ना? पोते का अपने प्रति लगाव देखकर शांति जी की भी आंखों से आंसू छलक गए। वे बोली, ना बेटा, अब मैं ठीक हूँ, तू दुखी ना हो। तभी आनंद बोला, मुझे पता है मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। दादी, आप चाचा को क्यों नहीं बुला लेती? आनंद की बात सुनकर रामलाल जी को भी लगा कि वे बोल सही ही कह रहा है। बेटा, तेरे चाचा को बुलाना चाहिए। तभी शांति जी बोली, आपको पता है शहर में मेरा बच्चा कैसे कैसे परेशानी झेल रहा होगा? नहीं, उसको नहीं बताएंगे हम कुछ भी। शहर में रहकर अकेले कमाना आसान नहीं होता, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। रामलाल जी ने कहा, ठीक है भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो? मैं कुछ नहीं कहूँगा। सुशांत से आनंद ने दोनों की बातें सुन ही ली थी। खैर, अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा तो हॉर्न सुनकर आनंद बोला, दादी, अब मैं जाता हूँ, मम्मी आ गई है, शायद बाद में आऊँगा, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर आनंद अपने घर को भाग गया। शाम को आनंद को अपने पापा के फ़ोन से स्कूल का कुछ काम करना था तो उसने समीर से फ़ोन मांगा। क्योंकि स्कूल का कुछ काम आनंद रोज़ ही फ़ोन से करता था तो समीर ने भी उसको फ़ोन दे दिया और दूसरे कमरे में चला गया। अचानक आनंद ने अपने पापा के फ़ोन से अपने चाचा का नंबर निकाला और सुशांत को एक वॉइस मैसेज किया। चाचा, दादा दादी बहुत परेशान हैं, दादी को चोट भी लगी है, मम्मी पापा उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। चाचा, आप कैसे भी करके जल्दी आ जाओ, दादी की तबीयत खराब है। और चाचा, मैं मम्मी पापा से छुपकर आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप पापा को मत कहना वरना मुझे बहुत मार पड़ेगी। मैसेज करके उसने छोड़ दिया।
और जैसे ही उसके स्कूल का काम ख़त्म हुआ उसने वह मैसेज डिलीट कर दिया और फ़ोन अपने पापा को दे दिया। उधर सुशांत के पास मैसेज पहुंच चुका था। अगले 3-4 दिन के अंदर सुशांत विदेश से अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर अपने घर आ पहुंचा। सुशांत ने दरवाज़ा खोला, खटखटाया तो उसकी भाभी ने दरवाज़ा खोला। सुशांत, तुम अचानक यहाँ क्यों? भाभी, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? इतने में आनंद अंदर से भागकर आया और अपने चाचा से लिपट गया। उधर सुशांत ने भी उसे गोदी में उठा लिया। कैसा है मेरा बाबू? सुशांत ने आनंद से कहा। मैं बहुत अच्छा हूँ चाचा। अच्छा बाबू, ये बताओ दादा दादी कहाँ हैं? दादा दादी पीछे कच्चे कमरे में है चाचा। क्या? कच्चे कमरे में? सुशांत आनंद की यह बात सुनकर चौंक गया। उसने आनंद को गोद से उतारा और अंदर चला गया। जाकर देखा तो शांति जी का ये हाल देखकर वह बहुत दुखी हुआ और अपने भैया भाभी पर उसे बहुत गुस्सा आया। वैसे ही उसे गुस्सा तो पहले से ही था, पर जब से आनंद ने उसे यहाँ के बारे में फ़ोन पर कहा था, पर अब अपनी माँ की हालत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। सुशांत को सामने देखकर रामलाल जी ने कहा, अरे सुशांत, तुम यहाँ? बेटा तुमने बताया नहीं कुछ? सुशांत ने गुस्से में कहा, पापा आप तो मुझसे बात ही मत करो। यहाँ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा? इतने में शांति जी बोली, सुशांत बेटा अपने पापा पर गुस्सा मत कर। इन्होंने तो कहा था कि हम सुशांत को बुला लेते हैं, पर मैंने ही इनसे मना किया था। मना किया था? पर क्यों माँ? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? या आप दोनों ने मुझे इस लायक भी न समझा कि आप अपने दुख तकलीफ मुझसे कह सको? क्यों माँ? अब मैं इतना पराया हो गया क्या आपके लिए? ये कैसा हाल बना रखा है अपना और पापा का? ये गाय भैंस का तबेला ये आपके रहने की जगह है? शायद मुझ में ही कोई कमी होगी कि आप दोनों ने मुझे इस लायक भी ना समझा कि आप अपना दुख भी बांट सको। इतना सब कहते हुए सुशांत अपनी माँ पापा के हाल और मजबूरी को देखकर फूट फूट कर रोया। शांति जी और रामलाल जी भी दोनों बहुत रोए। तब सुशांत ने आनंद से कहा, बाबू जा अपने पापा से गाड़ी की चाबी ले आओ, दादी को अस्पताल लेकर जाना है। समीर ने गाड़ी की चाबी दे दी। आनंद गाड़ी की चाबी लेकर अपने चाचा के साथ अपनी दादी को अस्पताल लेकर चले गए। शाम को वह अस्पताल से वापस आए तो सुशांत अपने भाई से बोला, हाँ भाई, अब मुझे तुझसे बात करनी है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने माँ पापा का? समीर कुछ कहता उससे पहले उसकी पत्नी बोल उठी तो सुशांत ने गुस्से में कहा, भाभी आपसे बात की? आज फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। बता समीर, जो मैं अपने माँ पापा की देखभाल के लिए तुझे पैसे देता था वो पैसे कहाँ हैं? वैसे भी माँ पापा का कितना ख्याल रखा है तुमने, वह तो मुझे दिख ही रहा है। बता कहाँ है वो पैसे? समीर, सुशांत गुस्से से चिल्लाया, वो पैसे तो मैंने घर बनाने में लगा दिए। क्यों? क्यों लगा दिए? तुझे शर्म नहीं आई? मेरे माँ बाप को इस हाल में तूने भैंस के तबेले में रखा था। समीर कुछ न बोला, न उसकी पत्नी की आवाज़ निकली। सुशांत आज बहुत गुस्से में था। उसने कहा, समीर मुझे मेरा एक एक पैसा वापस चाहिए। अगर तू माँ पापा का ध्यान अच्छे से रखता तो मैं कभी भी तुझसे उन पैसों का हिसाब ना मांगता, पर अब मुझे हर महीने के पैसों का हिसाब चाहिए। इतना कहकर सुशांत बाहर गाड़ी से शांति जी को अपनी गोद में उठाकर लाया और नए पक्के मकान में उन्हें सोफे पर बैठाते हुए बोला, माँ आज से आप यहाँ रहोगे। सुशांत रामलाल जी से बोला कि पिताजी आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। रामलाल जी बेचारे डरते डरते घर में आए तो सुशांत ने कहा, पापा आप घर में आने से डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ आपको कौन कुछ कहता है। बहुत हो चुकी इन दोनों की मनमानी। पापा आप आइए, यहाँ बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ।
अब सुशांत दिन रात अपने माँ पापा की सेवा करता, उनकी देखभाल करता। धीरे धीरे शांति जी के पैर का ऑपरेशन करने के बाद सुशांत की देखभाल और सेवा से वह भी जल्दी ही ठीक होने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो शांति जी बोकर के सहारे चलने फिरने लगी। सुशांत ने भी अपनी विदेश की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसने यही अपने उस कच्चे मकान की जगह एक बढ़िया घर बनवाया, जिसमें वह अपने माँ पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसने अपनी माँ के लिए एक नौकरानी भी लगा दी, जो दिन रात शांति जी की देखभाल करती। और सुशांत ने भी अपने गांव में ही रहकर एक नया व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे लगभग 4-5 महीने में शांति जी बिना किसी सहारे के अपने आप चलने लगीं और सुशांत का भी व्यापार अच्छा चलने लगा। अब शांति जी को बस एक ही चिंता रहती कि सुशांत की कैसे भी शादी हो जाए। वह जब भी सुशांत से शादी को कहती, सुशांत उनसे कहता कि मुझे नहीं करनी ऐसी शादी जो मेरे माँ पापा को दुख दे। एक बेटे की शादी करके सुकून ना मिला क्या माँ आपको? शांति जी उसे बहुत समझाती, पर वह किसी की बात सुनने को तैयार ही ना होता। अब एक दिन शांति जी ने बहुत ज़्यादा बीमारी का नाटक किया। सुशांत से कहा, बेटा मेरा क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल नहीं, मेरी आखिरी इच्छा है कि तू शादी कर ले। सुशांत को ना चाहते हुए भी शांति जी की बात माननी पड़ी। अब सुशांत की शादी शिखा से करा दी गई, क्योंकि शिखा बचपन से अनाथ थी, तो माँ बाप के प्यार के लिए वह बचपन से तरसी थी। जिस दिन से उसकी शादी हुई, उसने शांति जी को अपनी माँ और रामलाल जी को अपना पिता मानकर उनकी दिन रात सेवा की। सुशांत भी अपनी पत्नी का व्यवहार अपने माता पिता के लिए देखकर बहुत खुश हुआ। हालांकि समीर और उसकी पत्नी ने सुशांत और उसके माता पिता से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, पर आनंद आज भी उस घर की आंखों का तारा था। उसके चाचा चाची और दादा दादी आनंद से बहुत प्यार करते थे। सुशांत जैसा बेटा पाकर शांति जी और रामलाल जी बहुत खुश थे। ऊपर से सोने पर सुहागा शिखा, उनकी छोटी बहू, उसने उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज शांति जी और रामलाल जी अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं। सुशांत और शिखा के यहाँ एक नन्ही सी बिटिया ने जन्म लिया, जिसको पाकर दादा दादी फूले न समाए। अब शांति जी और रामलाल जी बहुत खुशी खुशी अपनी नन्ही परी को बड़े होते हुए कहीं ना कहीं अपने बच्चों के बचपन को सोचकर खुश होते रहते हैं। अब उनका परिवार एक सुखी परिवार है। सुशांत और शिखा के साथ वे अपने नए घर में खुशी खुशी अपना बुढ़ापा काट रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रहें और खुश रहें। थैंक यू।